In previous lecture we discussed what is psychology. Now in second lecture we will discuss historical roots of modern psychology. Psychology has a long past but only a short history. इसका पास्ट तो बहुत लंबा है लेकिन इसकी हिस्ट्री जो है ये बहुत शॉर्ट है. ये हर्मन एबिंगहॉस ने 1908 में बोला था. नेक्स्ट, विलियम वॉन्ट सेट द फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इन 1879. विलियम वॉन्ट ने मॉडर्न साइकोलॉजी की फाउंडेशंस का सेट रखा था. मैन वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिजिन ऑफ मैडनेस, इमोशंस एंड मच मोर. इंसान के अंदर शुरू से ही क्यूरियोसिटी रही है कि वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करे, कॉन्शियसनेस को स्टडी करे, मैडनेस को, इमोशंस के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इंसान की उनके बारे में उनको स्टडी करे और उनके बारे में नॉलेज जो है वो गेन करे. कंट्रोल एंड डिस्क्राइब मॉडिफिकेशंस ऑफ बिहेवियर इंटरेस्टेड मैन. और इसमें क्या होता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर पे भी काम किया जाता है और ये भी देखा जाता है कि बिहेवियर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स 10,000 ईयर्स ईगो. इसमें क्या है कि आज से कई साल पहले जो जानवर थे, एनिमल्स की लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की कि ह्यूमन बिहेवियर्स के साथ साथ एनिमल बिहेवियर्स के ऊपर भी काम किया गया. साइकोलॉजिस्ट ने इनके साथ भी काम किया. डिफरेंट एनिमल्स को उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया. तो बताया गया कि डॉग पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और वहाँ से उन्होंने देखा कि डॉग जो है किस तरह वो सेलिब्रेट करता है. एक एक्सपेरिमेंट है कि जब उसको गोश्त का टुकड़ा दिखाया जाता है उसके साथ साथ बेल की जाती है और वो किस तरह से उन चीज़ों को लेके साथ साथ चलता है तो उसके मुंह से सेलिब्रेशन होने लग जाती. तो उसमें ये चीज़ भी साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने स्टडी की थी. इसके अलावा एटियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी. एपिलेप्सी जो है मिर्गी के दौरे को कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि अब नॉर्मल फायरिंग हो जाती है न्यूरॉन्स की ब्रेन में. जब आप नॉर्मल फायरिंग होती है न्यूरॉन्स की ब्रेन में तो उसकी वजह से क्या होता है, झटके लगते हैं, जिसको हम एपिलेप्सी कहते हैं. इस पर भी साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने काम किया था. नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल सॉर्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. उन्होंने देखा कि ह्यूमन बिहेवियर की मतलब डिफरेंट किस्म की सॉर्ट्स जो उन्होंने बताई, डिफरेंट किस्म की काइंड्स के ऊपर काम किया. ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह वो एक्सप्लेन कर सकते हैं. इजिप्शियंस जो थे उन्होंने क्यूड ब्रेन सर्जरी की. तब तो ये था कि सर्जरी जो इजिप्शियंस थे उन्होंने की वो सिंपल फॉर्म में, सिंपल उसका मेथड था. लेकिन आजकल जो है लेटेस्ट और जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सर्जरी की जाती है. लेकिन उन्होंने वहाँ भी इजिप्शियन वालों ने भी सर्जरी करना स्टार्ट कर दी. एंशिएंट एक्सप्लेनेशन सेंटर्ड अराउंड द सुपरनेचुरल, गॉड्स, इवल स्पिरिट्स, डेमन्स. जैसे कुछ एंशिएंट्स वाले थे उन्होंने कहा कि कुछ जैसे हम कह सकते हैं कि चुड़ैल होती है, इसके अलावा शैतान है, इन सब का जो है इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है. तो इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से इंसान के बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं. Some phases in the history of psychology. First one is the study of soul. कुछ साइकोलॉजिस्ट ने स्टार्ट में बोला कि साइकोलॉजी जो है स्टडी ऑफ सोल को कहते हैं. कुछ ने कहा कि स्टडी ऑफ माइंड को कहते हैं. कुछ ने कहा नहीं, स्टडी ऑफ माइंड भी नहीं, स्टडी ऑफ सोल भी नहीं, ये स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं. कुछ ने कहा ये स्टडी ऑफ बिहेवियर है. तो इसमें ये इनको डिस्क्राइब इस तरह से किया गया और इन चारों को कहा गया है कि ये फेजेस हैं इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में. तो स्टडी ऑफ सोल में क्या था कि उन्होंने सोल को स्टडी किया. स्टडी ऑफ माइंड वालों ने माइंड को देखा कि माइंड के अंदर कितने पार्ट्स हैं और किस तरह ये बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करता है, बिहेवियर के साथ इसका किस तरह से लिंक है. कॉन्शियसनेस वालों ने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के ऊपर काम किया. स्टडी ऑफ बिहेवियर वालों ने, बिहेवियर का मतलब होता है ओवर्ट बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल थिंग. सब कॉन्टिनेंटल फिलोसफिक ट्रेडिशंस हैं कुछ. एंशिएंट इंडियन फिलोसफी एग्जिस्टेड मच अर्लियर देन एनी अदर फॉर्मल एक्सप्लेनेशन. इसमें क्या था कि कोई मतलब जो ऐसी फॉर्मल एक्सप्लेनेशन नहीं थी, ये इंडियन वाले जो थे ये उससे पहले मतलब इनकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन थी. द अर्लीस्ट ट्रेसेस आर फाउंड इन द योजिक फिलोसफी प्रिवेलिंग इन 1000 BC. इसमें यह था कि योगा जो था वो तब भी किया जाता था. उसकी देखें आप 1000 BC की बात करते हैं तो वहाँ कितनी पुरानी बात है. उस टाइम पे भी योगा जो है उसको यूज़ किया जाता था. अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी माइंड एंड बॉडी आर इंटरलिंक्ड एंड इफेक्ट ईच अदर. इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग माइंड और बॉडी जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और इनका एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट होता है. फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प्स मेंटल डेवलपमेंट एंड वाइस वर्सा. फिजिकल एक्सरसाइज जो है ये मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है और ये मेंटल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है. द ग्रीक फिलोसफर्स, इसमें हिपोक्रेट्स को देखते हैं. वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट एडवांसेज इन ग्रीक फिलोसफी एंड साइंस वॉज सेपरेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन फ्रॉम रिलीजन. इन्होंने क्या किया कि जो मेडिसिन की प्रैक्टिस थी उसको रिलीजन से अलग कर दिया. इसके अलावा हिपोक्रेट्स क्या था, ये एक फिजिशियन थे
जो कि मतलब मेडिकल की इन्वेस्टिगेशन में तो इन्होंने इतना नहीं मतलब ना सिर्फ उसी तक नहीं रहे, बल्कि इन्होंने क्या किया कि जो फिजिशियंस हैं उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स को डेवलप किया। इनके साथ साथ अल्कम्यून उन्होंने स्ट्रेस किया सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेन इन दी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। उनका ब्रेन जो है उसका उन्होंने स्ट्रेस किया कि जो ब्रेन है उसका साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा रोल है और ये बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, इसको भी स्टडी करना चाहिए। एंड ही अप्रोच द प्रॉब्लम्स ऑफ मेडिसिन सिस्टमेटिकली। उन्होंने जो मेडिसन के सिस्टम जो मेडिसन जो थी उसको उन्होंने देखा, जो उसमें मेडिसन को सिस्टमेटिकली कैसे हम जो उसके प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले इन्होंने ही अप्रोच किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं हिपोक्रेट्स के साथ इन्होंने क्या किया कि थ्योरी दी ह्यूमर्स की, और उसमें कहा कि ये जो है बेसिक ह्यूमन एक्टिविटी के नाम पे इसको यूज़ किया। ही बिलीव्ड दैट द परफेक्ट हेल्थ इज़ द रिजल्ट ऑफ द प्रोपोर्शनेट मिक्सचर ऑफ दीज ह्यूमर्स। इनका अगर इन ह्यूमर्स में मतलब परफेक्ट जो हेल्थ है वो अगर इनमें प्रोपोर्शनेट एक जैसा मिक्सचर होगा तो उनका इक्वल लेवल होगा, तो ये क्या होगा कि इसकी वजह से परफेक्ट हेल्थ होगी। इसके अलावा इन्होंने 4 बेसिक्स ह्यूमर्स के बारे में बात की और ये कहा कि ये जो हैं 4 टेम्परामेंट्स हैं फॉर पर्सनैलिटी। सेंगुइन चेयरफुल एंड एक्टिव पर्सनैलिटी का नाम दिया। मेलनकोलिक, इसको सैड जो लोग होते हैं उनको मेलनकोलिक का नाम दिया। कोलिरिक एंग्री एंड अग्रेसिव लोगों को कहा। फ्लेगमेटिक काम एंड पैसिव लोगों के लिए ये टर्म यूज़ की गई। तो इसके बाद प्लेटो जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया और फर्दर आगे देखा कि ये फर्स्ट पर्सन था हिस्ट्री में जिन्होंने कहा कि ये जो फ़िलासफ़ी है ये एक सिस्टम के थ्रू चलती है। ये नॉट ओनली डिवेलप्ड द थ्योरी ऑफ नॉलेज, उन्होंने सिर्फ थ्योरी ऑफ नॉलेज पे काम नहीं किया बल्कि थ्योरी ऑफ कंडक्ट, थ्योरी ऑफ स्टेट एंड थ्योरी ऑफ यूनिवर्स के ऊपर काम किया। पार्ट्स ऑफ सोल के बारे में भी प्लेटो ने बात की। प्लेटो ने कहा कि पार्ट ऑफ जो सोल है इसके 3 कंपार्टमेंट्स हैं, और इसमें इन्होंने कंपार्टमेंट्स के साथ साथ एक और वर्ड भी यूज़ किया जिसको कंपोनेंट्स भी कहते हैं, कि इसके 3 हैं। वो 3 कौन से हैं? रीज़न, स्पिरिट, एपिटाइट। और इसमें इन्होंने कहा कि डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ एक इंसान के अंदर हो रही होती हैं। फर्स्ट ये है कि द अवेयरनेस ऑफ द गोल आर वैल्यू एंड दिस इज़ द एक्ट ऑफ रीज़न। मतलब फर्स्ट को उन्होंने पहले ही रीज़न का नाम दिया और ये कहा कि ये गोल की अवेयरनेस होती है। सेकंड उन्होंने कहा कि जब देयर इज़ अ ड्राइव टूवर्ड्स एक्शन की बात की, स्पिरिट की बात की कि ये जो है पहले आएगा, फिर इसके बाद क्या होगा कि एक बंदा एक रीज़न होगी, उसके बाद क्या होगा रिस्पॉन्ड करेगा, एक डायरेक्शन की तरफ बंदा मूव करेगा। लास्ट में उन्होंने कहा कि देयर इज़ डिज़ायर फॉर द थिंग्स ऑफ द बॉडी द एपिटाइट्स, कि बॉडी जो है उसकी कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ ज़रूरियात हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं बॉडी के लिए, उनके ऊपर उन्होंने बात की। The rational or thinking part is the highest in order. When a person moves from the believing to thinking, moves from the visible world to the intelligible world, from realm of opinion to the realm of knowledge. अच्छा, इसमें क्या है कि पर्सन जो मूव करता है थिंकिंग से, मतलब विजिबल एक जानी पहचानी दुनिया की तरफ मूव करता है। इसके अलावा थिंकिंग इज़ पार्टिकुलरली द करेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट की एक करेक्टरिस्टिक है थिंकिंग जो है, और वो जो साइंटिस्ट होते हैं वो थिंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। फॉर हिम विजिबल थिंग्स आर द सिंबल ऑफ रियलिटी दैट कैन बी थॉट बट नॉट सीन। इसके अलावा बाय यूजिंग विजिबल सिंबल साइंस प्रोवाइड्स अ ब्रिज फ्रॉम द विजिबल टू द इंटेलिजिबल वर्ल्ड। प्लेटो बिलीव दैट थिंकिंग गिव्स अस नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। प्लेटो ने इसके ऊपर काम किया और उन्होंने कहा कि जो नॉलेज है ना दुनिया के बारे में वो हमें थिंकिंग देती है, जो ट्रूथ नॉलेज होता है वो हमें थिंकिंग प्रोवाइड करती है। Next, Aristotle. He was not only a philosopher in the modern sense, but he was a man of universal learning. वो सिर्फ philosopher ही नहीं थे बल्कि वो universal learning man थे। There was no branch of knowledge, ऐसी कोई branch नहीं knowledge की, which did not receive his attention except mathematics. जिन्होंने मतलब इन्होंने इसके ऊपर काम ना किया, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मैथमेटिक्स के ऊपर काम नहीं किया। It is to him that we owe the first systematic treatment of psychology. फर्स्ट सिस्टमेटिक जो ट्रीटमेंट था वो इन्होंने ही उस पर काम किया। हिज मेथड वॉज 2 फोल्ड, बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव में ये होता है कि स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ मूव किया जाता है, और डिडक्टिव में ये होता है कि जनरल टू स्पेसिफिक मूव किया जाता है। फिर इसके बाद एरिस्टोटल ने क्या किया, द
फर्स्ट थियरी ऑफ लर्निंग को इंट्रोड्यूस करवाया, सक्सेशन ऑफ आइडियाज़ पे काम किया, द थियरी दैट आइडियाज़ आर जनरेटेड इन कॉन्शियसनेस बेस्ड ऑन 4 प्रिंसिपल्स। उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स की बात की, जो उसमें फर्स्ट है कॉन्टिग्यूटी, सेकंड सिमिलैरिटी, कंट्रास्ट एंड सक्सेशन। ये जो चारों हैं, अगर एक चीज़ कॉन्टिन्यू वे में होगी तो उसको क्या होगा कि उसको सीखना आसान होगा। चीज़ें सिमिलैरिटी में ये कि चीज़ें सिमिलर होंगी, उनको सीखना आसान होगा। कंट्रास्ट, वाइट एंड ब्लैक, अगर वाइट की बात होती तो ब्लैक जेन में आ जाता है। रेड एंड या कुछ इस तरह का कंट्रास्ट अगर किया जाता है, जो फेमस हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो वो फ़ौरन से याद हो जाते हैं। सक्सेशन, तो ये सारी जब कॉन्टीन्यूटी और सिमिलैरिटी होगी, कंट्रास्ट होगा, तो सक्सेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सोक्रेट्स। ही बिलीव्ड इन द केयर ऑफ द सोल टू बी मैंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, फॉर हिम सोल वॉज द एसेंशियल। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सोल के ऊपर फोकस किया, और सोल जो है इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर हिम सोल वॉज नॉट एनी फैकल्टी नॉर वॉज इट स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस। उन्होंने कहा कि ये एक कैपेसिटी है इंटेलिजेंस के लिए और करेक्टर्स के लिए। इट वॉज मैंस कॉन्शियस पर्सनैलिटी, कि ये इंसान की कॉन्शियस पर्सनैलिटी है, और इसी के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और इसी के ऊपर फोकस किया। द एक्टिविटी ऑफ सोल इज़ टू नो एंड टू डायरेक्ट अ पर्सनस डेली कंडक्ट। इसमें यह कि इस तरह की एक्टिविटीज़ कंडक्ट की गई और ये जानने की कोशिश की गई कि ये कैसे एक डेली जो एक बंदा है उसका कंडक्ट है, जो उसका बिहेवियर है, वो किस तरह से उसके ऊपर इफेक्ट होती हैं। इन सब चीज़ों को जानने के लिए इस पर काम किया गया। अल्कीमियोन ये एक फिजिशियन थे हु परफॉर्म द फर्स्ट डाइसेक्शन। ये पहले थे जिन्होंने फर्स्ट डाइसेक्शन किया था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन फिलोसफी पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, परसेप्शन में भी इनका इंटरेस्ट था, साइकोलॉजी में भी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में भी था। इसके अलावा इन्होंने सेंसेशंस और थॉट्स पे काम किया कि इनका बिलीव था कि सेंसेशंस एंड थॉट्स अकर इन ब्रेन, सारी चीज़ें ब्रेन में होती हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ ग्रीक मेडिसिन कहा जाता है। ब्रेन इज़ द सीट ऑफ ऑल ह्यूमन इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़। ब्रेन जो है इसमें क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ब्रेन में ही हो रही, तो इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ जितनी भी हैं वो सारी ब्रेन के अंदर हैं एक इंसान की। ही रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेन एंड क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन सेंसरी परसीविंग एंड थिंकिंग। इसके अलावा ही वॉज द फर्स्ट टू टेक एनाटॉमिकल डाइसेक्शन फॉर रिसर्च पर्पजेज। इन्होंने रिसर्च के लिए भी काफ़ी काम किया। मुस्लिम फ़िलासफ़ी की बात करते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ सोल के बारे में बताया गया कि मैन इज़ कंपाउंड ऑफ बॉडी एंड सोल। सोल इज़ ऑफ 2 टाइप्स, रूह रबानी, रूह हवानी। रूह रबानी में क्या है? द पार्ट ऑफ द सोल दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर मैन टू मेक अ कनेक्शन विद गॉड। तो ऐसा सोल का पार्ट जो कि एक इंसान का लिंक जो है, कनेक्शन जो है खुदा के साथ बनाता है, उसको रूह रुबानी कहा गया है, रूह रुबानी। इफ़ देर इज़ अ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल देन द इंडिविजुअल इज़ नॉर्मल। उन्होंने कहा कि अगर बॉडी और सोल में लिंक होगा, कनेक्शन होगा, तो इंसान क्या होगा? वो नॉर्मल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रूह हवानी। हवानी में ये कि मैन पोजेसेस नर्व्स आर द सोल। इट इज़ द फोर्स विद द हेल्प ऑफ विच मैन फुलफिल्स ऑल हिज डिज़ायर्स। ये ऐसी फोर्स है जिसमें क्या होता है कि इंसान जो भी लेना चाहता है, जो भी हासिल करना चाहता है, कोई भी चीज़ उसका दिल कर रहा है, तो वो इस जब हासिल करता है, अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करता है, तो उसको रूह हवानी कहा जाता है। फिर लेवल्स ऑफ नफ्स पे बात की गई। 3 लेवल्स हैं नफ्स के, नफ्स मुतमन्ना, नफ्स लवामा, नफ्स अमारा। अब मुतमन्ना में क्या है? एट दिस स्टेज द बॉडी एंड द सोल आर इन कम्प्लीट हारमनी। बॉडी और सोल जो है उनमें हारमनी होगी, हम आहंगी होगी, और उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा गुड और बैड के दरमियान में, और इंसान जो है फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली हेल्दी होगा। सेकंड लेवल्स की तरफ मूव करते हैं, लवामा। इसमें ये कि एट दिस स्टेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड बैड स्टार्ट हो जाएगा, गुड और बैड के दरमियान में। फिर उससे क्या होगा कि एक नेगेटिव फोर्सेस आएंगे, क्लैश आ जाएगा, और मैन क्या होगा? द मैन इज़ इन अ स्टेट ऑफ डू एंड डोंट, मतलब करना है नहीं करना, इनके दरमियान में इस स्टेट पे आ जाएगा। नफ्स अमारा, एट दिस स्टेज नेगेटिव फोर्सेज हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंडिविजुअल। ये क्या है कि उसका मुकम्मल कंट्रोल होता है एक इंडिविजुअल के ऊपर। इट इज़ द एनिमल टेंडेंसी ऑफ मैन द बेजियर सेल्फ। ऑल बैड हैबिट्स एंड रॉन्ग डूइंग्स आर ड्यू टू दिस नफ्स। इसमें क्या होता है कि जितने भी बुरे काम हो रहे होते हैं वो इसी थर्ड फॉर्म में आते हैं। लेवल जो है उसमें ग्रीड हो गया, प्राइड, एंगर, लस्ट, हेटेड, किसी से नफरत करते हैं, प्राउडी हैं, गुस्सा आ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं थर्ड लेवल में आ जाती हैं। अब हम बात करेंगे मुस्लिम फ़िलासफ़र्स के बारे में। इमाम राजी, अ पर्सन मेंटेन्स सेंटिमेंटल अटैचमेंट विद द फिजिकल material object, and when he has to part away from the object he becomes frustrated and a mental patient due to the sentimental attachment with the mortal things.
उन्होंने कहा कि जब इंसान की अटैचमेंट जो है वो मटेरियल के फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ हो जाती है तो क्या होता है कि जब उससे वो चीज़ें ली जाती हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, इस वजह से वो बीमारियों में मुब्तला होता है. ही कीप्स एन इंक्रीजिंग इट्स हिज अटैचमेंट्स विद दीज थिंग्स until it becomes more important than necessary. Believed that person should love others through God. इन्होंने कहा कि इंसान को अपने अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए. These physical things जो हैं ये granted by God and he takes them back whenever he wants. कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अल्लाह की तरफ से दी हुई हैं और अल्लाह कभी भी इन्हें ले सकते हैं. मुस्लिम फ़िलासफ़र्स में अब आगे अल-फ़राबी की बात करते हैं. ये फ़िलासफ़र भी थे और पोइट भी थे. अकॉर्डिंग टू मैन इज़ कम्पोज ऑफ 2 एलिमेंट्स. इन्होंने बात की कि इंसान जो कम्पोज हुआ हुआ है 2 एलिमेंट्स में. फर्स्ट वन इज़ बॉडी एंड सेकंड वन इज़ सोल. ही वॉज द व्यू दैट देयर एग्जिस्ट नो रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड सोल. इन्होंने ये भी देखा कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि बॉडी और सोल के दरम्यान में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ऊपर उन्होंने ये बात बताई कि ये जो हैं 2 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं और इनमें जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं बॉडी और सोल, और नीचे उन्होंने ये बात की कि इन दोनों का रिलेशनशिप आपस में नहीं है. इब्ने सीना की बात करते हैं. ये आ फिजिशियन, साइंटिस्ट एंड फिलोसफर. इन्हें क्या कहा, ग्रेट फिजिशियन ऑफ मिडल एज भी कहा जाता है. इसके अलावा सेंटिमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई, इस पर बहुत ज़्यादा काम किया. इन्होंने कहा कि व्हेन मैन इज़ अवे फ्राम गॉड्स लव ही इज़ आल्सो अवे फ्राम मैन्स लव. जब इंसान अल्लाह की मोहब्बत से दूर हो जाता है तो लोग भी उससे मोहब्बत करना छोड़ देते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं गिव द. इसमें इन्होंने कहा कि माइंड एंड इसमें फैकल्टीज़ हैं और ये सारी ये चीज़ें हैं, तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. जैसे इन्होंने कहा कि 3 काइंड्स ऑफ माइंड हैं. सारी काइंड्स जो माइंड की वो एक सिस्टमेटिक अकाउंट में आती हैं और इसमें कुछ फैकल्टीज़ होती हैं. इनके अकॉर्डिंग जो है 3 काइंड्स है माइंड की, उसमें वेजिटेबल, एनिमल एंड ह्यूमन माइंड. इमाम गज़ाली बिलीव दैट सेल्फ विच इज़ कॉल्ड कल्ब इज़ द एसेंस ऑफ मैन. जो कल्ब है, जो सेल्फ है, वो इंसान का सबसे कीमती ख़जाना है. ही आल्सो वर्कड ऑन मैन स्पिरिचुअलिटी. इन्होंने इंसान की स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया. ये पर्सनैलिटी को इन्होंने देखा कि किस तरह से वो साइकोलॉजिकल फिनोमेना ओरिजिनेट होता है. सेल्फ को देखा. इन्होंने बिहेवियरल मेल एडजस्टमेंट को है उसको स्टडी किया, उसको क्लासीफाई किया. ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टडी की. नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू इन्होंने कहा कि 6 पावर्स हैं सेल्फ की. फर्स्ट वन इज़ एंगर, इम्पल्स, एप्रीहेंशन, इंटेलेक्ट, एपिटाइट एंड विल. अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट्स सिंस 17th century. Rapid developments. The 17th century was a century in which in many fields like physiology, astronomy, physics. और इसमें ये कि 17th century में ये बहुत सारी फील्ड्स थी. फिजियोलॉजी जैसे थी, एस्ट्रोनॉमी थी, फिजिक्स थी, और इसमें ये था कि जो डिस्प्लेस्ड किया गया कंसेप्ट जो था अरिस्टोटल का और प्लेटो का. These developments brought about changes in the philosophical approach towards the understanding of human nature as well. प्रेवलेंट मेथड्स की मॉडल्स की बात करते हैं तो प्रेवलेंट मॉडल में देखते हैं द अर्ली रूट्स ऑफ साइकोलॉजी आर कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड. और इसमें वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी. आजकल हम जब बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट अप्रोचेस हैं, मॉडल्स हैं जो कि प्रिवेल कर रहे हैं. ऑल ऑफ दीज मॉडल्स, ये सारे के सारे मॉडल्स हैं डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस. डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ ये डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं. इसके अलावा ये सारे के सारे जो हैं कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं भी हैं नेचर में. कुछ जो हैं उनका आपस में तजाद नहीं है, कुछ का है, कुछ एक दूसरे के अगेंस्ट हैं. तो यहाँ पे कोई सिंगल मॉडल नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है. और ज़्यादातर मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट बिलीव इन डिफरेंट आइडियाज़ फ्राम डिफरेंट थेरीज एट द सेम टाइम. उन्होंने डिफरेंट थेरीज से जो सेम टाइम पे जो आइडियाज़ आए थे उन्होंने उनको कहा कि ये आइडियाज़ जो हैं अच्छे हैं. मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने उन आइडियाज़ के ऊपर फोकस किया. अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मॉडल. द साइकोलॉजिकल मॉडल दैट व्यूज़ बिहेवियर फ्राम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शनिंग. उसमें बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के पॉइंट जो पर्सपेक्टिव से अगर बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो उसको बायोलॉजिकल मॉडल कहेंगे. इसमें कौन सा बायोलॉजिकल फंक्शन हो सकता है देखते हैं. रोल क्या, ब्रेन, जीन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनका रोल क्या है इंसान के बिहेवियर में. सेकेंड मॉडल की तरफ मूव करते हैं. साइकोडायनामिक मॉडल. द अप्रोच दैट कंसंट्रेट्स ऑन द बिलीव दैट बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय द इनर फोर्सेज ओवर विच इंडिविजुअल्स हैव लिटिल कंट्रोल. उन्होंने बात की, इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि इंसान जो है वो मोटिवेटेड होता है उसके इनर फोर्सेस की वजह से, और इंसान जो है उसके पास थोड़ा सा कंट्रोल भी होता है. वो अपनी सेंस, अपनी सेल्फ जो है उसको कंट्रोल भी कर सकता है. उसके अंदर सेंस होती है अपनी सेल्फ को कंट्रोल करने की. इसके अलावा उन्होंने इट वॉज फाउंडेड बाय, ये किसने कहा, सिगमंड फ्रॉइड जो कि फिजिशियन थे इन अर्ली 19th century में. उन्होंने इसके ऊपर काम किया साइकोडायनामिक मॉडल के ऊपर.
नेक्स्ट हम मॉडल को देखते हैं, वो है कॉग्निटिव मॉडल। द साइकोलॉजिकल मॉडल दैट फोकसेस ऑन हाउ पीपल नो अंडरस्टैंड, कि कैसे लोग जो हैं जानते हैं, समझते हैं, एंड थिंक, सोचते हैं अबाउट द वर्ल्ड। इसको कहते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मीन्स कॉग्निशन से रिलेटेड, थिंकिंग से रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, नोइंग से रिलेटेड। मेन एम्फेसिस इज ऑन ऑफ दिस अप्रोच इज अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग। डिस्क्राइब करना पैटर्न्स को, रेगुलरिटीज जो हैं ऑपरेशंस ऑफ आवर माइंड्स, कि उसके अंदर किस तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर देखा गया। बिहेवियरल मॉडल की बात करते हैं। बिहेवियर जो है और ऑब्जर्वेबल थिंग्स को, जो कि वो चीज़ें जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इंसान की, वो बिहेवियरल कैटेगरी में आ जाती हैं। बिहेवियरल मॉडल वाले कहते हैं ओवर्ट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, इन्होंने भी यही डेफिनेशन दी। इसके अलावा इन्होंने कहा द मॉडल ग्रो आउट ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द साइकोलॉजिकल अर्ली psychology's early emphasis on the inner working of the mind, suggesting instead that observable behavior should be focus of the attention. J.B. Watson was the first person to advocate the behavioral approach. J.B. Watson जो हैं पहले हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, और उन्होंने कहा कि अगर हम इनर फोर्सेस की बात करेंगे, अगर हम कॉग्निशन की बात करेंगे, तो ये सिर्फ इतना ही इनफ नहीं है, हमें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर भी काम करना चाहिए। द लास्ट मॉडल इज ह्यूमनिस्टिक मॉडल। The psychological model they suggest that people are in control of their lives. ह्यूमनिस्टिक वाले कहते हैं कि उनकी जो लाइफ है उनके कंट्रोल में है, इंसान जो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द न्यूएस्ट एंड मेजर अप्रोचेज टू साइकोलॉजी। ये जो है नई अप्रोच भी है और मेजर भी है साइकोलॉजी में। और इसमें ये भी कहा जाता है पीपल आर नेचुरली इंक्लाइंड टू डेवलप टूवर्ड्स हायर लेवल्स ऑफ मेच्योरिटी एंड फुलफिलमेंट, एंड गिवन द अपॉर्चुनिटी विल स्ट्राइव टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। कि इंसान जो है वो, हर इंसान जो है वो अच्छा होता है, उसका इन्वायरमेंट जो है, जब इंसान पैदा होता है तो उसका माइंड जो है एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। इन्वायरमेंट जो है जब भी हिट करता है तो उस ब्लैंक स्लेट के ऊपर जो भी निशान पड़ता है वो आहिस्ता आहिस्ता से वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं, जो कि उसका एक्सपीरियंसेस काउंट की जाती हैं। और इस एक्सपीरियंसेस से वो बहुत सारी चीज़ों को फ्यूचर में भी जब उसको प्रॉब्लम्स आती है तो उन एक्सपीरियंसेस को वो यूज़ करता है और वो उनको अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो इंसान जो है वो उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो उस मेच्योरिटी लेवल की तरफ भी मूवमेंट कर सकता है। अगर उसने कोई गोल बनाया है तो उनको फुलफिल भी कर सकता है, अपनी वो फुल पोटेंशियल लगा के सारी चीज़ों को अचीव कर सकता है।